अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, I95 चैनल यूएसए की जानिब से आपको खुशामदीद हमारे उसी प्रोग्राम में जिसके आप मुंतज़िर रहते हैं, अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी का जो हमारा अदबी प्रोग्राम है और इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं दुनियाए अदब की अहम शख्सियात से कि जिनका काम नाम अदब में रखता है ख़ास मकाम और इसमें हम बहुत अच्छी-अच्छी शख्सियत से अब तक आपकी मुलाकात करा चुके हैं और आज हम आपके से जिस शख्सियत की मुलाकात करा रहे हैं, वो इस्लामाबाद में मुक़ीम है, पाकिस्तान इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है और हमारे मेहमान हैं आज के ख़ास बेहतरीन नावल निगार, अफ़साना निगार और तनक़ीद पे ख़ास तौर पे उनका काम बहुत ही अहम और बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहम्मद हमीद शाही साहब से। जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत हमीद शुक्रिया। साहब बहुत-बहुत आपको खुशामदीद अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के प्रोग्राम में और माशाल्लाह बड़े दिन से इंतज़ार था लेकिन देखिए ये इतना मरहला कुछ लंबा हो गया कि हमारी यही कोशिश थी इतने अरसे से कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, लेकिन बहरहाल कुफ्र टूटा खुदा-खुदा करके। हाँ, नहीं उसमें ज़ाहिर है आपकी तरफ से तो बिल्कुल कोई कोताही नहीं हुई। कोताही मेरी तरफ से बल्कि मेरी सेहत की तरफ से हुई थी कि नहीं, मुझे किसी तरफ से भी नहीं। जी, जो नहीं। जाना पड़ा, ये हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और बाईपास से गुज़रना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जब वापस जी। आया हूँ, तो पहला सबसे फ़रीज़ा बड़ा ज़रूर जी, सबसे बड़ा अल्लाह का करम ये है कि आप माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं और आज हमारे साथ बैठ के जी, गुफ्तगू जी। कर रहे हैं। जी, तो जी, बिल्कुल। ये जो हमारा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, ज़ाहिर है आपकी माशाल्लाह इतना ढेर सारा काम है अदब के ऊपर, तो नेचुरली हम बड़े दिन से इस जद्दोजहद में थे कि हम ज़्यादा मालूमात हासिल करें कि आपने किस तरह ये सब जादू कैसे कर दिया, कौन-सी छड़ी थी आपके पास, जो आपने इतना ढेर सारा काम माशाल्लाह कर लिया है। तो मैं बहुत ही आम तौर पे इंटरव्यूज़ को ना बहुत सिंपल और एक जो है गुफ्तगू जो है उसमें रखती हूँ, कोई सकील गुफ्तगू नहीं होती। जी, जी, तो जी। उसी लिहाज़ से हम इस इंटरव्यू को लेके चलेंगे। तो इंटरव्यू भी क्या समझे समझे गुफ्तगू है आपस की। जी, जी। तो आप ये बताएँ हामिद साहब बेशुमार किताबें, बेशुमार काम गोया उम्र गुज़री है आपकी इसी दश्त की सयाही में, तो ये सब अदब से इश्क था या जुनून था? आखिर क्या था ये? हाँ, ज़ाहिर है ये काम तो इश्क के बगैर और जुनून के बगैर होते नहीं हैं। जी, बुनियादी तौर पे आप देखें तो मैं वो बड़ी मज़े की बात अब ज़मीर जाफ़री साहब ने फ़रमाई थी, एक किताब मेरी के बैक पे लिखते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है पंजाब के दूर-दराज़ शहर पिंडीगेब में पैदा हुआ जी, और जाके इसने ज वहीं पला-बढ़ा और फिर जाके फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में जाके ज़राअत की तालीम और बुस्तानियत उन्होंने लफ्ज़ लिखा था क्योंकि मेरे हॉर्टिकल्चर में मेरी स्पेशलाइज़ेशन थी, तो हॉर्टिकल्चर में जी। यानी बुस्तानियत का फ़ाज़िल हुआ और जाके फिर बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हो गया और लिखता अदब है। देखिए बिल्कुल कोई तो ज़ाहिर है एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल हर एक चीज़ अलग-अलग तो होता यही है कि ज़िंदगी आपको तो आपके रिज़्क के लिए तो कोई सूरतें और बनती हैं और बेशक आपका ज़ौक़ जो है वो बहरहाल अंदर अगर ज़िंदा रखे रखें उसे, तो फिर आपको एक जुनून के साथ जोड़ देता है। तो मेरे साथ यही था कि दिन को मुशक्क़त मैं करता था, वही चक्की वाली मुशक्क़त आप जिसे जी। कहते हैं, तो वो बैंकिंग के साथ और रात मेरी अपनी होती थी, तो सो इसमें हमने लिखना पढ़ना जारी रखा। वो तो तख़लीक़ का जो एक वो है ना, नेमत जो अल्लाह हाँ, ताला ने अता की है, वो तो आपको अंदर से बेचैन रखती है और हाँ। आपको हर हाल में करना ही होता है वो। जी, 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 जी। अच्छा ज़माने तालिब इल्मी का जो आपका वो था सारा दौर किस तरह से सिलसिला रहा और आपका बचपन कैसे गुज़रा स्कूलिंग कैसी रही? उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा बताएँ? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे तो देहाती आदमी हूँ। इस लिहाज से कि देहात हमारे वालिद साहब जो थे वो 47 में पिंडीगेब हमारा गाँव था, वहाँ से शिफ्ट होके वो चक्की गाँव था और पिंडीगेब आ गए थे। तो ये शहर है और यहाँ गुज़रा लेकिन वो गाँव साथ में उठा के ले आए थे। तो हमारा जो पहली हवेली घर में शहर में थी उसके अंदर वो भैंसें भी मौजूद थीं और वो सारा जितने
लवाजिम थे गांव वाले, वो भी साथ ही जी, आ गए थे। तो उन्हीं के साथ हमारा सवेरे सवेरे लस्सी रिड़की जा रही है, वालदा साहबा कभी वो चक्की पीस रही हैं, तो ये सारे मनाजिर हम देखते थे। और क्या फिर गांव बात जाना आना जाना रहता था। फिर वालिद साहब चूंकि थे एक थोड़ा सा सियासी समाजी कारकुन भी थे, तो उनके पास गांव से लोग आ रहे हैं जौक दर जौक, तो हमारी उनके साथ महफिलें होती और गांव आना जाना रहता था। तो वो एक गांव हमारा बसा हुआ था बीच में। तो फिर साथ ही पिंडी गेब शहर में ही हमने पढ़ा, मैट्रिक तक किया। तो मैट्रिक के बाद वहाँ पे कुछ स्टूडेंट लीडर आए थे, हुँ, कोई मूवमेंट चल रही थी उस वक्त। तो वो आए और उन्होंने वहाँ पे जलसा किया। तो जलसे में तकरीर मैंने भी कर दी, क्योंकि मुझे भी तकरीर करने का शौक था। तो उन्होंने वालिद साहब को मिले, उन्होंने कहा कि ये नौजवान जो है आप इसे जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाखिल करें, ये हमारे काम का आदमी है और ये बड़ा वहाँ पे इसके बड़े अच्छे है। उन्होंने बहुत तारीफ की यूनिवर्सिटी की और कहा कि चूंकि आप जमींदार आदमी हैं और किसान आदमी हैं और जाहिर है ये आदमी आएगा तो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा और फला 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 बड़ी उनकी। तो वालिद साहब ने कहा यार ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी चले जाए। तो मैट्रिक के बाद एफएससी भी मैंने जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में की और फिर उसके बाद बाकी तालीम भी हमारी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर में हुई। तो इसका मतलब ये है देख लीजिए कि मेरी शुरू में लिटरेचर पढ़ने की तरफ उस तरह जिसे आप कहते हैं सबकन सबकन पढ़ना या दर्स लेना किसी से, तो वो तो सिलसिला नहीं रहा। लेकिन घर में चूंकि किताबें आती थी हुँ, और हुँ। वालिद साहब को किताबें पढ़ने का शौक था और उनकी अपनी एक लाइब्रेरी थी और एक कुर्सी थी जिसके नीचे टाट लगा हुआ था और उसमें वो बैठ के बड़े झूलते और वो किताब पढ़ते, तो ऐसा लगता क्या है बात कि ये बड़ा मजे का काम है भाई। तो जो ही वो उठते थे तो हम भी किताब उठा के उसी कुर्सी के अंदर बैठ के झूले लेते थे और कुछ समझ आता था या नहीं आता था तो पढ़ना शुरू कर है। देते। और बेशक तो इसमें माहौल जो होता है वो तो आपको बचपन से ही वो मुतासिर आता करता है और है। आपका और फिर एक जैसा कि आपने बताया कि गाँव का जो एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा माहौल होता है, मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है। हाँ, एक ये तो ताज़ा ऐसा लगता है ताज़ा हवा में एक आज़ाद बिल्कुल पंछी की तरह से ज़िंदगी होती है गाँव की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आप सबसे नेचर पहले के तो करीब होते नेचर हैं। आप जी, नेचर के करीब नेचर होते हैं, जो बिल्कुल आपको वो फ़िज़ा मिलती है और उसके अच्छा फिर देखिए वो लोग भी जो हैं वो आप जब गुफ्तगू उनसे कर रहे हैं, तो बुनियादी चीज़ जिसने मुझे फ़िक्शन के करीब भी किया और वो यही थी कि जो दही दानिश है, आपका उससे बराह रास्त वास्ता पड़ता है। आप जब उन बुज़ुर्गों से बात कर रहे होते हैं, तो वो बात नहीं सिर्फ़ कर रहे होते, वो ज़िंदगी आपको सुझा रहे होते हैं कि कैसे गुज़ारनी चाहिए या ज़िंदगी कैसे जी, आपके साथ क्या कुछ सलूक करती है। तो बिल्कुल। वो बहुत गहरी बातें होती हैं और वो यूँ सीधे बात नहीं करते थे। वो हर दफ़ा कोई ना कोई अपना उसका इस्तेमाल तजुर्बा करते जो थे। है वो आपके अंदर मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पे मेरे हमारे अंदर जो तय दर तय बैठती चली गई। तो जिस वक़्त मौका मिला लिखने का, तो हुँ, फिर मैं फ़िक्शन की तरफ बराह रास्त इसलिए नहीं गया कि पहले तो मैं मज़ामीन वग़ैरह इर्द-गिर्द के जिस तरह आप लिखते हैं मैट्रिक के ज़माने में ही आप ने कोई मज़मून पैरा लिख लिया जो नवावक्त वग़ैरह में हमारे यहाँ आया करता था, तो उसमें छपा था। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके भी मैं मुख्तलिफ़ मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के वो लिखता रहा। फिर जी, ये हुआ कि वहाँ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के साथ भी इलेक्शन लड़ा, वो हारे भी और इस तरह के मसाइल हो गए। लेकिन आखिर में मैं अदब के साथ जुड़ गया और उसकी सबब ये है कि वहाँ से फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से मैं जाया करता था महफल होटल में जो शहर में था और वहाँ डॉक्टर रियाज मजीद, डॉक्टर अनवर महमूद खालिद, एहसन जैदी और ये सारे लोग वहाँ पे बैठा करते थे और उनसे अदबी मुबाहिस हुआ करते थे। ज़रूर। तो उसने मेरे अदबी ज़ौक़ को जगाया और फिर मैं लिखने की तरफ राग़िब होता चला गया। अच्छा जैसे अदब आम तौर पे अदब को ये समझा जाता है कि बड़ा रूखा-फीका सा सब्जेक्ट है और मतलब बहुत ही संजीदगी के मुतकाज़ी है अदब। तो इसको दिलचस्प बनाना और दूसरों के लिए क़ारीन के लिए दिलचस्प बनाना तो वो एक ख़ासा बड़ा चैलेंज है। तो कैसे आपने इस चैलेंज को कैसे कबूल किया? किस तरह से आप उसको लेके चले? नहीं देखिए 2 चीज़ें हैं, दिलचस्प तो ये होता है इसमें कोई शक नहीं, लिटरेचर हमेशा ही दिलचस्प होता है और हाँ, ये उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो ज़रा ज़ौक़ रखते हों। सही बात। अब ये ज़ौक़ की तरबियत जो है, ये असल बुनियादी मसला है इसलिए कि हमारे यहाँ जो माहौल है वो आदमियों को उथला ज़्यादा बनाता है और उन्हें बाज़-ज़ौक़ कम बनाता है।
सही। अब अगर आपको मुयस्सर आ जाता है ऐसा माहौल जो राइट। आपके ज़ौक़ की तरबियत करता है, तो इसे मेरा ख़्याल है नेमत खुदाबंदी समझना चाहिए। और जहाँ-जहाँ भी जिन्हें मुयस्सर आ जाता है, तो जी। अब मैं अपनी मिसाल जब लेता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाते ही तो मैं अदीब नहीं हो गया था। हालाँकि और लेकिन उसमें ये है कि मैं स्टूडेंट्स की सियासत में जाके शरीक हुआ और वो जो कुछ होता है उसमें जेल वग़ैरह भी जाना पड़ा। ये सारे कुछ काम हुए और इलेक्शन भी लड़ा और हारा भी। लेकिन आखिर में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारा जो कुछ मैं कर रहा हूँ, हालाँकि बहुत शोर-शराबे वाला है और बहुत दिलचस्प है और लोग आपके वो कंधों पे उठाते हैं और नारे भी लगाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई मज़े वाला काम नहीं है। सही। शुरू-शुरू में मैं पेंटिंग करने लग पड़ा था। मुझे बड़ा शौक हुआ कि मुझे पेंट करना चाहिए। मैंने घर में वहाँ पे और रखा हुआ आपने था। ये ज़िक्र किया कि आपने शायरी भी तब आज़माई की, हाँ, पहले पहले वो पेंटिंग भी की, आई है। तो वो पैसे पूरे नहीं होते थे जो पेंट के लिए, तो वो ज़ाहिर है वो उसको रोकना पड़ा। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार अब पढ़ना-पढ़ाना, जो किताबें पढ़ने का तो शौक था, तो उस पे ज़्यादा फिर तवज्जो हो गई। लाइब्रेरी सही में बात जाके है। बैठना, पहली अच्छा किताब जैसे उसी ज़माने में मेरी लिखी भी और किताब मेरी छपी भी। शायरी तो ज़ाहिर है अब नौजवानी में हर आदमी जो ना ताज़ा-ताज़ा जवान होता है, तो वो काम तो ज़रूर शायर हो करता है। जाता है, बिल्कुल, शायरी और इश्क तो उसे करना ही करना है। तो सही ये काम बिल्कुल। तो आपके हो जाते हैं, आप जी। चाहें ना चाहें। अच्छा, आप अफ़साना निगारी और जहाँ तक नॉवेल निगारी का ताल्लुक है, ये तो करीब-करीब की चीज़ें हैं। जी, एक जी, ही जी। फ़ैमिली के समझे कि वो समझा जाता है। लेकिन तनकीद निगारी जो है वो बड़ा ख़ासा मतलब मैं समझती हूँ कि दिक्कत तलब काम है वो। तो आपने बड़े आराम से उस का चैलेंज कबूल किया, तनकीद निगार हैं आप माशाल्लाह। तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे तो फ़िक्शन की तरफ गया था और फ़िक्शन में मुझे बहुत दिलचस्पी थी और जी, मैं उसमें रहा भी। जी, अफ़साना लिखने की तरफ और ये चीज़ें जब मैं इस चीज़ों को समझना चाहता था, देखें बुनियादी मेरे पास जो मसाइल थे वो ये थे कि मुझे जी, इल्म नहीं था कि भई अफ़साना क्या होता है, इसकी तारीख़ क्या है? इसलिए कि मैंने तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था ना, मैं तो साइंस का सही, स्टूडेंट था। तो मुझे जब पढ़ना पड़ा इनके साथ अगर मैं फ़िक्शन पढ़ रहा हूँ, तो साथ उसकी तनकीद पढ़ रहा हूँ, तो जब बहुत ज़्यादा पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो उसपे तनकीद हो रही है, तो उसमें गैप्स कहाँ-कहाँ हैं। तो उन गैप्स को मैं पुर करने के लिए, उन फासलों को मैं मिटाने के लिए मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया, तनकीद की तरफ आ गया। तो ये उसका सबब है। दरअसल ये फ़िक्शन की तफ़हीम का ही अमल है, जो मुझे तनकीद की तरफ लेके गया है। मैं उस क्रिएटिव प्रोसेस को, उस तख्लीकी अमल को जिससे मैं गुज़रता था, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है और उसी को समझने के लिए मैंने फिर लिखना शुरू तो कर दिया। तो ये कोई अलग से ये जिसे आप निसाबी कहें, ये जी, निसाबी तनकीद नहीं है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ ये तनकीद वो है जो एक तख्लीकार को जिन मुश्किलों से, जिन मराहिल से गुज़रना होता है किसी भी फ़न पारे को समझने के लिए या फ़न पारे के क्रिएशन के अमल से गुज़रते हुए, तो उन चीज़ों के हवाले से मैंने फिर जब लिखना शुरू किया था, तो ज़ाहिर है फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। नहीं माशाल्लाह ये बहुत ही अहम काम भी है, ज़ाहिर अदब का ये बहुत ही मैं ये समझती हूँ कम से कम कि तनकीद निगारी बड़ी बहादुरी का काम है, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात आपको नाराज़गियाँ भी मोल लेनी पड़ती हैं। ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। आपकी कुछ किताबें हमारे सामने हैं, तो मैं देखिए, चाहूँगी ये जो थोड़ा-सा किताब मेरा पहला मजमूआ तो बंद आँखों से परे था। उसके जी, बाद ये दूसरा मजमूआ जन्म जहन्नम है। ये अफ़सानों का मजमूआ है, फिर जो इसके बाद एक और मजमूआ आया था मर्गज़ार और मर्गज़ार के बाद ये आदमी अफ़सानों का मजमूआ आया। इसी जी, में एक और अफ़सानों का मजमूआ भी बिल्कुल नीचे आप दिखा रहे हैं, साँस लेने में दर्द होता है। तो जी, ये लेटेस्ट है मजमूआ अफ़सानों का। फिर जी, इसमें 3 किताबें जो मेरी तनकीद की हैं, एक तो अदबी तनाज़ात, ये मेरे पहले किताब थी तनकीद की। जी, उर्दू अफ़साना सूरत व माना, ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापी और ये इसके कई एडिशन छप चुके हैं, यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी जी, और इसका ताज़ा एडिशन अभी जी, जो आया है जी। वो कुछ ताज़ा और भी है। किताबें ये हमें नज़र आ रही हैं इसमें यहाँ आप पर? देखिए ये जो मजमूआ है मोहम्मद हमीद शायद हैरत का बाग, इसमें मेरी 6 फ़िक्शन की किताबें जो हैं वो इकट्ठी छापी गई हैं। अच्छा, मंटो की पे किताब है मेरी, ये बड़ी अहम किताब है इसलिए कि इसमें बहुत अहम मुबाहिस इसमें शरीक है और स्पेशली शम्स फारूकी साहब के साथ जो एक मुकालमा, एक इख्तिलाफी कह लें नुक्ता नज़र है जी, उसके अंदर मौजूद है, जिसे उन्होंने खुद पढ़ा और उन्होंने सराहा था। अंदर के आदमी मेरे तनकीदी किताब है मोहम्मद उमर मेमन और मेरे के साथ
जी, मारिया वर्गस योसा के हवाले से एक बहुत अच्छी मुकालमा या गुफ्तगू आप कह लें, खतूत का हुँ, तबादला है हमारा, जिसमें फ़िक्शन को समझने के लिए कहानी और योसा से मामला, ये वो किताब है जो उस वक़्त छपी थी, मर्गज़ार है। और इसी तरह अफ़साना कैसे लिखें, ये जी, अकेडमी ऑफ लेटर ने नए अफ़साना निगार जो लिखना चाहते हैं अफ़साना, तो जी, उन्हें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, उस हवाले हाँ। से एक किताब उन्होंने कहा था कि लिख तो के दे इस दीजिए। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने ये देखा, मैंने कहा कि हम भी इसमें से कुछ ज़रूर सीखेंगे, जी, क्योंकि अफ़साना जो है वो भी लिखना एक बड़ा ही समझिए अदब में बहुत ही दिलचस्प वो एक एडवेंचर लगता है, क्योंकि जी। आम तौर पे कुछ शायरी से मैं समझती हूँ अफ़साना इसलिए जुड़ा है कि अक्सर ग़ज़ल जो होती है, वो एक तरह का छोटा-सा अफ़साना ही होता है। हाँ, ग़ज़ल या ग़ज़ल नज़्म भी, बाज़ औक़ात जी, ग़ज़ल का हर शेर जो है वो आप उसे नज़्म कह लें या जी, एक अफ़साना भी कह लें। जी, लेकिन होता ये है कि बुनियादी तौर पे जो शेर है या जो जी, शायरी है वो ज़मीन से ऊपर उठने का अमल है, और जी, जो फ़िक्शन है वो बुनियादी तौर पे ज़मीन के ऊपर कदम जमा के आगे चलने का और जी, खुद उसमें से एक तरफ़ो हासिल करने का अमल है। ये दोनों में ज़ाहिर है बुनियादी फ़र्क यही है कि यहाँ जी, आप वाक़या को, उसकी तफ़सीलात को, उसकी जुज़ियात को काम में बिल्कुल, लाते हैं, और यहाँ उनसे सरफ़ नज़र करके जो उसके बुनियादी थीम है, जी। उससे आप शायरी में जी, उसकी मदद लेते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है और ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना आपका जो ये काम है और बड़ा डाइवर्सिफ़ाई काम है। मैं ये देख रही थी कि उसके लिए बहुत इंसान को जो है हर अलग-अलग से फ़ोकस होना पड़ता है। एक डिफरेंट वे में तो मूड बनाना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है। तो आपने माशाल्लाह बड़े कमाल से इसको सबको हैंडल किया है। तो अभी की जो दीगर एक्टिविटीज़ अदब की माशाल्लाह आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहाँ बड़ा जो है हंगामा भी रहता है और पुरसुकून भी है वो शहर और अदबी लिहाज से वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं। तो वहाँ पे कैसा चल रहा है? आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह तरोीज हो रही है अदब की? देखिए, अदब की तरोीज तो बुनियादी तौर पे एक बड़ा संजीदा अमल है। आपने ये तस्वीर दिखाई, देखें मुख्तलिफ जी, तकारीब हैं। इसमें जी, 2 जो नीचे तस्वीर हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में असद मोहम्मद खान आए थे, तो जी, उस मौके पे तस्वीर हैं। रशीद अमजद साहब हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद में रहते थे, तो जी, ज़ाहिर है उन पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया कोरोना के सबब। कोरोना के सबब अब देखें हमारे बड़े जी। प्यारे दोस्त जो है वो दूर चले गए हाँ, ये और हमसे बहुत ही बिछड़ गए। फटी इंतज़ार वाक़ई हुसैन देखिए तकलीफ़ पिछले है। कुछ अरसे में हमारे साथ थे तो चले गए। यहाँ किश्वर नाहिद होती हैं और यहाँ तकारीब ज़ाहिर है उनकी सबब भी वो तकरीब पे रौनक होती हैं। जी, ये तस्वीर जो ऊपर आप देख रहे हैं शमीम हनफ़ी साहब, वो भी जी, पिछले दिनों कोरोना के सबब इंडिया में हो गए। तो मैं जब रेख्ता के लिए गया था, रेख्ता की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान, तो जी, ये उस मौके पर उनके साथ मुलाकातें रहीं। यहाँ भी उनके साथ मुलाकातें होती थीं, जी। लेकिन वहाँ तो शम्स रहमान फारूकी साहब के साथ, इनके साथ बहुत हुँ। अच्छे ताल्लुकात ज़ाहिर है हमारे बने हुए थे और हमारी बाकी आपस में बड़े इज़्ज़त कीमती ज़्यादा है। लोग चले गए इस दौरान। देखिए कैसे कीमती लोग हमसे बिछड़ गए, और ये कोरोना जो है वो हम ले गया। अदब मैं अदब का जो वो है सुनसान हो गया है एक समझे माहौल एक बहुत 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 एक पूरी जनरेशन जैसे यूँ लगता है कि वो हमसे छिन गए हैं लोग। बड़ा अच्छा, वो नुकसान ये है कि मुझे तो ज़ाती तौर पे इसलिए ये बड़ा दुःख वाला और तकलीफ़ वाला लगता है कि ये वो लोग थे जिनके साथ मैं राब्ते में था और जी, उनसे बात होती थी, उनसे मुकालमा होता था। यहाँ देखिए लेकिन वो सारे चले गए। ये ऑक्सफोर्ड के तहत जो यहाँ पे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की तस्वीर हैं ऊपर वाली दोनों, जी। और देखिए कि इसमें यास्मीन हमीद मेरी बेगम भी बैठी हैं और साथ यास्मीन हमीद जो मारूफ शायरा हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा लेट मी से कि माशाल्लाह बड़ा हैपनिंग कपल है आपका। हाँ, अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे अल्लाह शुक्रिया। ताला। जी, तो ये इस तरह रूस से हमारी लिखने वाली हैं। फिर जी, इफ्तिखार आरिफ साहब आप देखिए, ये मेरे घर में जी, इसी कमरे में जहाँ हम बैठे हैं, तो जी, यहीं की तस्वीर है। और यहाँ चूँकि तकारीब होती रहती हैं, जब भी कोई आता है शहर में या कोई दोस्त आता है तो की किताब नहीं आती तो हम यहाँ बैठ जाते हैं हुँ, और यहाँ गपशप रहती है। ये साथ ही एक शम्स रहमान फारूकी साहब की रहलत के बाद मैंने उनके पूरे फ़िक्शन को जो उनके शब खून में छपते रहे थे मुख्तलिफ़ मौके पे या उनके किताबों की सूरत में छपे, तो जी, उन सारों को तलाश किया और तलाश करने के बाद मजमूआ शम्स रहमान फारूकी, तो वो हमने शाया जी। किया, तो उसके इजरा की तकरीब जो है वो उसकी तस्वीर है। माशाल्लाह। नहीं, बहुत ही रौनक है आप सब लोगों के दम से
और ये समझे मैं समझती हूँ कि एक तरह की रहमत भी है कि इतने सीनियर्स भी वहाँ मौजूद हैं कि जिनकी सोबत से और जिनकी मौजूदगी में एक ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं इस्लामाबाद में आया, पहले तो खैर लाहौर में दोस्तों जी, से, कासिम साहब जी, से और दूसरे लिखने वालों से, वहाँ पे अनवर सजाद साहब से जी, मुलाकातें रही। फैसलाबाद में था तो डॉक्टर रियाज मजीद और अनवर खालिद और इन दोस्तों से मुलाकात रही। यहाँ इस्लामाबाद में आया तो मुमताज़ मुफ्ती साहब से लेके तो मनशा याद साहब, रशीद अमजद साहब, ये सारे दोस्त, जैसे आपने देखा इफ्तिखार आरिफ साहब, किशवर नाइदियन, दोस्तों से, सबसे लिखने वालों से, बड़े लिखने वाले हैं ये, जी, इनसे मुलाकात है, इनकी सोहबत नसीब रही। जी, इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत का मौका जब मिलता रहा तो जाहिर है उसमें आपके कराची में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी हिंदुस्तान में हो रही है, चीन गया तो वहाँ पे बैनुल अक़वामी जो अदीब हैं उनसे कॉन्फ्रेंसों में शिरकत का, इससे ये होता है कि आपको पता चल रहा होता है कि कौन क्या लिख रहा है और किस तरह लिख रहा है और कैसे सोच रहा है। तो आपकी खुद ब खुद एक तरबियत भी हो रही होती है और बहुत कुछ बेशक, हासिल कर रहे होते हैं हम लोगों से। बेशक। तो ये अ, मौके मिलते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि इसने बहुत कुछ मुझे अता किया। बहुत मैं समझती हूँ बड़ी खुशकिस्मती है हम सब की जो भी अगर इन चीज़ों से जो है अदब की फ़ी ज़माना जितना भी इस्तिफ़ादा कर सकें और आप जैसे लोगों से मैं तो बहुत हैरान होती हूँ आपके काम पे कि माशाल्लाह इतना सारा काम अब देखिए अफ़साने के उसमें या नॉवेल के उसमें देखा जाए तो बेशुमार आपका काम है और इसी पे मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आपको ज़ाती तौर पे नॉवेल निगारी में और अफ़साना निगारी में लिखने में आपको क्या फ़र्क लगता है कि क्या फ़र्क हो सकता है इसमें? देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है, इस लिहाज से कि जो अफ़साना है वो बड़ा एक कैप्सूल आप बना देते हैं, बहुत मुख्तसर आप उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं जी, और हो सकता है कि वही बात अगर 2-3 थ्रेड आप ले लें या एक ही थ्रेड के अंदर ही आप एक कहानी को फैला के लिखें तो वो आप नावल की सूरत भी इख्तियार कर जाती है। लेकिन बुनियादी फ़र्क ये नहीं है, उसकी सारी ट्रीटमेंट का भी फ़र्क है। आप पूरी साख़्त उसकी जुमले की से लेके उसको आगे बढ़ने तक की वो आप उसे मुख्तलिफ़ कर लेते हैं। और ये शायद बहुत सारी चीज़ें आप बता नहीं सकते, एक सुझाई देती हैं जिस वक़्त आप उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। एक अच्छा फ़िक्शन अफ़साना लिखने वाला कभी भी महज़ वाक़या निगारी के ऊपर उस पे नहीं करेगा, इक्तफ़ा नहीं करेगा, बल्कि उसे पता होता है कि मैंने अफ़साना लिखते हुए एक जो मतन तामीर करना है, उसके ज़ैल में भी एक मानी की दुनिया बसाए चले जानी है। यानी एक स्ट्रक्चर आपका जो बाहर नज़र आ रहा है, वो है और एक स्ट्रक्चर वो है जो आपने बिल्कुल उसके डीप में, उसके बातिन में नीचे आपने कायम किया होता है और मानी की 2 तहें, 2 सतहें या एहसास की 2 लकीरें खुद ब खुद पैरेलल चल रही होती हैं, जो आखिर तक ले जाती हैं और वही चीज़ है बुनियादी तौर पे जो उसे फ़िक्शन बनाती है, कहानी जी, से मुख्तलिफ़ करती है, उसे अफ़साना बनाती है। ये जी, तो चीज़ है बुनियादी तौर पे। लेकिन ये जितनी गहरी होती है अफ़साने में, इसे बहुत ज़्यादा मध्यम कर दिया जाता है इस 2 सतहों वाली को, इसलिए कि वहाँ का वाक़या का फ़्लो आपको जितना बेहतर रखेंगे उसके अंदर नावल के अंदर और उसकी जुज़ियात को जितना ध्यान में रखेंगे वो ज़्यादा आपको ज़ाहिर है वो चीज़ें आपको फ़ोकस जी, करेंगी। जुज़ियात उसमें ज़्यादा काम आती हैं, यहाँ जुज़ियात नहीं। फ़िक्शन अफ़साने में जुज़ियात के बजाय उसमें तफ़सीलात जो हैं वो भी काम आती हैं फ़िक्शन के नावल के अंदर। व्हेयर एज़ यहाँ जुज़ियात आती हैं लेकिन आप तफ़सीलात से एतराज़ करते हैं। सही, तफ़सीलात आप उनको निकालते जाते हैं। ये तफ़सीलात आप नावल के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ उसकी खूबी बन जाती है इसलिए कि आप ज़रा ठहर के आपको चलना होता है और आहिस्ता-आहिस्ता आगे वाक़यात को लेके चलना होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है जो तकनीक के अंदर आ जाता है और उससे ज़ाहिर है आप आगे उसे बेहतर कर नेचुरली। सकते हैं। जी, जी। अच्छा अफ़साने जो आपने अफ़साने लिखे या नॉवेल लिखे तो आप ये समझते हैं कि क्या उसमें कुछ सच्चे कैरेक्टर भी शामिल आपने किए, जीते-जागते आपके इर्द-गिर्द जो देखे? ये अ, मेरा जुमला मेरी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब मैं फ़िक्शन लिखता हूँ तो वो सच हो जाता है। अच्छा, अब मामला ये है, लोग इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मैं सच लिखता हूँ और वो फ़िक्शन हो जाता है।
यानी जी, आप इसे उल्टा के औंधा के भी देख सकते हैं। असल में बात ये है कि फिक्शन से ज्यादा बड़ा सच कोई होता ही नहीं है। जिसे आप बरता हुआ सच कहते हैं ना, जो आपका सामने का बिल्म वो आपका जाती सच होता है, वो एक आदमी का हो सकता है। क्या बात फिक्शन की में आपने, सच जो है वो आप बहुत सारे 1000, वो ये बात मेरे अफसानों के हवाले से अहमद कासमी ने कही थी कि हमीद शायद जो एक एक किरदार जो का लिखते हैं वो एक एक हजार किरदारों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो जो बुनियादी तौर पे आप किसी एक किरदार से वाकिफ होंगी, लेकिन फिक्शन लिखते हुए मुझे उस एक किरदार का नहीं, उस जैसे हजारों लाखों किरदारों को सामने रखना होगा, और वो एक किरदार के जरिए ही जाहिर हो रहे होते हैं। जी, यही सबब है कि जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो समझता है कि यार मैं इस किरदार को जानता हूँ, या ये मेरे जैसा ही किरदार है, या मेरे जानने वाले जैसा किरदार है, या मैंने इसे देख रखा है। तो बेशक। हर आदमी को वो यूं महसूस होता है कि इस किरदार से तो मैं मिला हुआ हूँ। मैं ये मिला फिक्शन वाले के पास हाँ, जादू होता है ये उसके आपके कलम में। ऑब्जर्वेशन पे भी होता है, जो क़ुव्वत होती है ना, एक मुशाहिदे की जो क़ुव्वत है, जो आपने इर्द-गिर्द देख रहे होते हैं, तो वो क़ुव्वत पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। 3-4 और चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं ना जी इसमें, बुनियादी जी, तौर पे। बिल्कुल। इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ज़ाहिर है आपको देखना चाहिए कि इससे पहले कैरेक्टर्स को कैसे लिखा गया है, और वो जितना भी इससे पहले लिखा गया है हुँ, फ़िक्शन, उसमें से जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें आपको, ताकि मुख्तलिफ वेरिएशन नज़र आए कि मुख्तलिफ हुँ, किरदार किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी और वो चीज़ जो तो है वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन, जिसकी तरफ आपने कहा है कि मुशाहिदा, वो मुशाहिदा गहरा होना चाहिए। देखिए आप 2-3 किस्म के आदमी होते हैं। एक गुजरता है, गुजरते हुए छिछलती नज़र से चीज़ों को देखता चला जाता है, और वो उसको दूसरे लम्हे भूल जाती हैं। और हुँ, एक आदमी है जो देखता है, वो उसके अंदर करता हुआ, बिल्कुल जैसे स्कैन करते हैं ना आप, उसके अंदर उतरता जाता है। और तीसरा आदमी वो है जो बहुत ज़्यादा हसास है। वो जो कुछ हो रहा होता है उनको महसूस भी कर रहा होता है, सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहा होता, उसे ऐसी सतह पे भी उन जी, चीज़ों को ले रहा होता है। तो ये बिल्कुल। फिक्शन लिखने वाला है, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, वो इसी सतह पे भी उनको महफूज कर रहा होता है। ये मुशाहिदा हो गया। और फिर उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है मेरा ख्याल एक फिक्शन लिखने वाले की, उसका तखय्युल है। वो जितना हरा भरा होगा, जितना वो दूर तक कमंद डालने वाला होगा ख्याल को, और जी, उसे आजादाना ले जाने वाला होगा, इसलिए कि हर आदमी अपने तजर्बे का कैदी होता है। उस तजर्बे से निकलने का उसे हुनर आता होगा, और वो सिर्फ उस तक महदूद न रहता होगा जितना उसके तजर्बे में आया, या जितना उसके मुशाहिदे में आया, या जितना उसने पढ़ रखा है, बल्कि उससे आगे भी वो उस अपने तखय्युल की मदद से जा सकता होगा। तो वो जी। फिक्शन बेहतर लिखने के काबिल होगा। हाँ, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, और मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे ख़्याल में रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इर्द-गिर्द ऐसी कहानियाँ बिखरी होती हैं, लोगों की सूरत में, कि अगर हम उन पे गौर करें, तो वो खुद ब खुद एक नई कहानी बन जाती है। जी, जी, तो ये बड़ी दिलचस्प मतलब सूरत-ए-हाल है, और फिर अल्लाह ताला जिसको सलाहियत दे, वो कलम की ज़द पे आ जाती हैं वो चीज़ें फिर। तो अच्छा, आप को माशाल्लाह आला कारकर्दगी आपकी जो हम सबके सामने है, और देख रहे हैं एक अरसे से, तो बहुत सारे एज़ाज़ात मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और साथ ही तमग़ा इम्तियाज़ भी आपने हासिल किया, जो ज़ाहिर है द मोस्ट प्रेशियस अवार्ड है। वो लम्हा कैसा था जब आपको ये अवार्ड मिला, और आपकी फैमिली के लिए यकीनन बेहद खुशगवार रहा होगा, लेकिन आप अपने अल्फ़ाज़ में बताएँगे कि ये बुनियादी तौर पे तमगा तो आपका यही होता है कि आप मैं इससे बड़ा तमगा नहीं समझता हूँ जी, कि आपके 8-10 यूनिवर्सिटियों में, आपके 10-15 यूनिवर्सिटियों में आपके ऊपर काम हो रहा हो। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ऊपर काम हुआ। अच्छा, ये जो आप तमगा इम्तियाज़ की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें फैमिली का तो बहुत खुश थी। और मेरे साथ आप देखें बेगम है, उसको ये मेरी लम्हों बेटी में आपको एक जैसे लंबी-सी कि नज़र आ रही है, नाइमा। जी, ये उस वक़्त दुबई में थी, और वो स्पेशली वहाँ से इस तकरीब में शिरकत के लिए वो आई। ये माशाल्लाह। बेटा साहब साथ-साथ बैठ खड़े हैं साथ, और प्रेज़िडेंट ने मुझे तमगा वहाँ पे जब सदर प्रेज़िडेंट हाउस में बुलाया था, और वहाँ पे तकरीब में ज़ाहिर है देना, ये अपने लिए एक स्टेट की तरफ से जब आपको कोई एज़ाज़ दिया जाता है, वो खुशी वाली बात तो अपनी जगह पे मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन असल खुशी बुनियादी तौर पे देखा जाए ना, तो जैसे आप लोग अगर पढ़ते हैं, मेरा कारी अगर उसे पढ़ता है और उसे पसंद करता है, मसलन जब शम्स रहमान फारूकी ने ये कहा कि हमीद शायद ऐसे-ऐसे मौज़ूआत को लिख लेता है जिनके बारे में आज का लिखने वाला जो अभी सोच ही रहा होता है, तो मैं समझता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा एज़ाज़ है। जब जी, फारूकी साहब, या जैसे मैंने अभी उनकी
कासमी साहब की बात का जिक्र किया, या मुमताज़ मुफ्ती ने जब मेरे बारे में कहा, जब इंतज़ार हुसैन ने ये फरमाया कि वो मैं बैठे हुए थे, हम गए थे वहाँ लाहौर में, तो तकरीब थी एक राजेंद्र सिंह बेदी के हवाले से, तो वो सदारत कर रहे थे और मुझे इन्होंने इस्लामाबाद से बुला लिया, तो मुझे उनके साथ पहलू में बिठा दिया कि ये मेहमान खास हो गए। तो अच्छा, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। तो वो अगले दिन उन्होंने कॉलम लिखा, तो उन्होंने लिखा कि जनाब मेरे उन्होंने मुझे उन्होंने लिखा अपने बारे में कि मुझे उन्होंने सदारत की कुर्सी पे बिठाया और मेरे पहलू में बिठा दिए गए हमीद शाहिद नए अफसाने की आबरू। अब ये लफ्ज जो थे, मैं उन्हें इस किसी भी तमगे से, ये जो मुझे मिला है, जो सदर पाकिस्तान ने दिया, मैं उससे भी बड़ा समझता हूँ और मैं ऐसे अपने छाती पे सजाए बैठा हूँ। ये जो बातें हैं बुनियादी तौर पे जो आपको जिंदगी अता करती हैं, नई और हौसला फिर देती वो है कि कि कोई आपने आपको जो एप्रिसिएशन है वो आ कहाँ से रही है, वो बहुत डिपेंड करता है। हाँ, ये बात तो माशाल्लाह वो नहीं, अगर कोई ऐसा जुमला आपको मिल जाए चलते फिरते किसी भी हवाले से, तो वो मतलब ये आपका दिन जो है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। दिन क्या, जिंदगी अच्छी हो गई भाई, वो जी, बामकसद हो गई है जिंदगी। देखिए हमारे यहाँ बिलअमूम जिंदगी गुजारने का तस्वर नहीं है। जी, हम ये नहीं समझते हैं कि ये जिंदगी है क्या। पहले तो इसकी तफहीम होनी चाहिए। बिलअमूम हम नबातात की तरह जिंदगी नहीं गुजारते, हम जमादात की तरह जिंदगी नहीं गुजारते, हम जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते हैं। हम जानदार जरूर हैं, लेकिन हम दरख्त की तरह जानदार नहीं हैं और न ही हम किसी चौपाई की तरह के जानवर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा और उनमें कोई फ़र्क है, और फ़र्क वो क्या है कि हम सोचते हैं, समझते हैं, और सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ और दूसरों का भी एहसास करते हैं, और हमारे यहाँ टाइम और स्पेस का तसव्वुर मौजूद है। हमारे लिए कल भी बहुत अहम था और हमारे लिए आने वाला कल भी बहुत अहम है और हमारे लिए आज भी बहुत अहम है। ये वो बिल्कुल, चीज़ें हैं जो हमें उनसे मुख्तलिफ़ करती हैं। इसलिए बिल्कुल, कि ये आप भी जमादार या वो जो हैं, वो शायद उसी टाइम जिस जो लम्हे मौजूद होता है उसके अंदर कैदी होते हैं, उसी तक वो सोच रहे होते हैं, उसी में वो बढ़ रहे होते हैं, उसी में वो रह रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल, हमारे लिए मसला ये है कि हम इंसानी सतह पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और अदब जो है और ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जो शेर लिखना है, जो अफ़साना लिखना है, जो बुनियादी तौर पे एक तख्लीकी अमल है, एक तस्वीर पेंटिंग बनाना है, ये वो काम है जो दरअसल हमारे इंसान होने की एक शर्त भी पूरी कर रहा होता है कि इंसान बहरहाल क्रिएटिव होता है। तो ये खुदाई से हुई अशरफुल है। मखलूक़ात इसीलिए अल्लाह ताला ने बनाया है। और हाँ, बिल्कुल वो उसकी उसका करम है कि उसने इतनी सलाहियतें दी हैं, और ये अपने ऊपर है कि आप उनको कैसे बरूए हाँ, कार कैसे? लेकर आएँ। जी। अच्छा, आपने शख्सियात के फ़न और उन फ़न पे भी काम किया, उनकी शख्सियत के हवाले से भी आपका माशाल्लाह काम है, और बकौल किसी के इतराफ़ हुनर और बाब हुनर करते हैं। तो उस बारे में बताइए कुछ, किन शख्सियात पे आपने जो है देखिए, अ, मंटो साहब पे मेरा काम है, वो किताब आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई भी है जी, इस पे। जी, और मंटो पे काम के अलावा जो राशिद मीरा जी और फैज़ पे मेरा काम, एक अलग से किताब आई थी, उस पे किया। जी। और फिर उसके बाद आपने आखिरी किताब जो है वो अब मेरे ख़्याल में यहाँ कहीं मौजूद है। मैं दोबारा दिखाना चाहूँगी अपने जी, ये नाज़रीन मंटो साहब को। पे जो किताब है ये आपने देख ली, और ये बुनियादी तौर पे मंटो के फ़न के ऊपर जी, मेरे मज़ामीन भी हैं, और जो हमारे लिए मंटो साहब जो थे, वो फारूकी साहब ने किताब लिखी थी, तो उसका जवाब में भी कि वो जी, उसकी तफ़हीम के हवाले से जो हमारे बीच इख्तलाफ़ात है। और वो ये इतना मज़े की बात थी कि फारूकी साहब को फिर मैं स्टाफ कॉलेज में जो जाके हमारे जो बैंक का है उसमें जाके लेक्चर भी दिया करता हूँ, तो इत्तेफ़ाक ये था, तो वो लेक्चर देने के लिए पहुँचा, तो जी। फारूकी साहब का फ़ोन आ गया इंडिया से। तो अच्छा, मैंने देखा, तो मैंने कहा भई अभी ये जो फ़ोन आया है ये इतना अहम है कि मुझे पता है कि इसमें थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, तो जो साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले साहब थे, तो मैंने कहा ये क्लास आप ले लीजिए, मैं इनका फ़ोन सुनता हूँ, और अगर मैं फ़ारिग हो गया तो ठीक है, वरना ये आप इन्हें पढ़ाते रहें जो पढ़ाना है। तो मैं वो बाहर निकल के लॉन में फ़ोन सुना, तो पूरे तकरीबन 45 मिनट जो वो लेक्चर वाले थे, तो वो उसमें हम आपस में उस पे गुफ्तगू कर रहे थे, और वो उसके नुकात जो इस किताब के अंदर डिस्कस हुए हैं वो पे बात हो रही थी। और हुँ, मुझे खुशी है कि जी, उन्होंने मेरी जो नुक्ता नज़र है, इख्तलाफी नुक्ता नज़र था, लेकिन उन्होंने पसंद किया, माशा और हमारे बीच हम एक ऐसा मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया, जो मरने दम तक वो हम मुझे मोहब्बत से याद करते रहे।
बिल्कुल हॉस्पिटल में थे, तो मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं जो बाकायदा व्हाट्सएप पे वो करते थे आखिरी दिनों में और बताते थे कि जनाब मैं क्या हालत। और हत्ता कि जब उनका ये नावल यहाँ से छप रहा था, ये नया एडिशन जो अभी ताज़ा तरीन आया है, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तुमने इसके दिबाचा यहाँ लिखना है। और मैंने वो लिखा, फिर उन्हें भेजा। उसमें एक जुमला था मज़े का, वो ये था कि जब मैं हिंदुस्तान में था तो मैं मौजूद था और फारूकी साहब थे और आसिफ फरकी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो जी। इत्तफ़ाक़न एक आदमी किताब लेके आया, द मिरर ब्यूटी, तो उसपे दस्तखत उनसे कराने लगा। तो आसिफ ने कहा कि जी ये जो आपने कई चाँद से सरे आसमान नावल लिखा है, ये बड़ा काम की है। तो उन्होंने कलम रोक लिया और मेरी तरफ कहा कि ये जो दास्तान गो है, ये माने तो ना। अच्छा, वो बुनियादी तौर पे असल में एक कोई इख्तिलाफ़ी जुमला कहीं किसी इंटरव्यू में छप गया था, तो वो उनके नज़र में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप लिखो, जो तुम्हारा जी करता है। तो खैर वो मैंने दिबाचा लिखा और उसमें ये वाक़या भी लिख दिया। वो फिर उनका फ़ोन आया बड़े हद से, कहते हैं यार तुम जो है ना बड़े दास्तान गोई की बात आई है तो अशफाक अहमद साहब का ज़ाहिर हाँ, नाम एकदम इशफाक अहमद होता साहब ने है भी कि हमारा काम, हमारे मेरा और पास। ए हमीद का काम जो अकेडमी ऑफ लेटर जी, ने छापा, वो अच्छा, भी था इशफाक अहमद साहब के साथ। उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगूएँ रहीं। जी, वो इंटरव्यूज़ भी उस किताब का हिस्सा हैं। तो जी, फ़िक्शन के हवाले से और बड़े मज़े की बातें उसके अंदर होती रहीं और वो किताब का हिस्सा है। मसलन उसमें आप देखिए एक मौके पे जब हमने ये कहा कि भई ये जो बाबे-शाबे हैं, ये तो कोई नहीं होते। ये तो हुँ, आपकी फ़िक्शन की ज़रूरत है, आपने बना ली है कि चलें लोगों को, हुँ, मंटो को पसंद था जिन्स का, वो उसके हवाले से लिखना, तो उससे उन्हें पता था कि लोगों की दिलचस्पी है, तो उस हवाले से वो औरत फ़हमी का एक उन्होंने शऊर डालने के लिए उन्होंने फ़िक्शन को एक वसीला बनाया। तो हाँ, आपने कहा कि चलें जी लोग दूसरा जिन्स के बाद मज़हब के ऊपर ज़्यादा मरते हैं, तो आपने मज़हब में से बाबे ले ली और बना ली। अच्छा ये मेरा सवाल है, उसमें लिखा हुआ है, किताब छपी हुई है। तो अच्छा, वो बड़े हँसे, तो कहते हैं अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं बकवास करता हूँ और ये बाबे-शाबे कोई नहीं होते, ये सालार वाला में जो बैठा हुआ है वो कोई नहीं है और ये जो फलाँ है, उन्होंने जो मौजूद थे हुँ, अफ़राद उनके नाम लिए। तो मैंने कहा जी हुँ, हमें क्यों नहीं मिलते? तो वो हँसे इस पे। तो कहने लगे ये देखो, जब तुम्हें इश्क हुआ होगा ना, तो तुमने हुँ। सुरमा कंघी की होगी और खूब कपड़े-शपड़े लगा के इत्र-शित्र लगाया होगा और फिर जनाब चलते-चलते किसी से पूछे बगैर गए होगे, तो किसी मोड़ पे, किसी दरख्त के नीचे, किसी किसी वीराने में तुम अपनी महबूबा से मिल आए होगे। तो जिसे तलब होती है उसे मिल जाते हैं, जिसे तलब नहीं होती उसे क्यों सही, मिलेंगे? तो जज़्बे की बात है, जज़्बा सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल। तो बात तो वो ज़ाहिर है वो किसी को लाजवाब करने के लिए आप बिल्कुल बहुत, बहुत। ऐसे मैंने जाते हैं। उनका इंटरव्यू किया था यहाँ जब वो आए थे, तशरीफ़ लाए थे, काफ़ी अरसा बहुत साल हो गए। तो आप यकीन करिए वो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में से एक ऐसा इंटरव्यू था कि मैं बहुत नर्वस थी। हाँ, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो सामने बैठी हो, जिनके पास एक तो हर सवाल का बेहतरीन जवाब हो हाँ, और वो पलट के आपके ही सवाल मतलब आपसे खुद भी सवाल कर सकते हो। तो हाँ, वो हाँ, जो चीज़ थी ना वो बड़ी लेकिन बस उन्होंने माशाल्लाह उसको ही मेड इट ईज़ियर फॉर मी और बहुत ही अमेज़िंग शख्सियत हाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल तरीके रहमत फ़िरदौस में करे। जगह दे। जी। अब आते हैं हम आपके लेटेस्ट कारनामे पे जो कि मैं समझती हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा उसका तजस्सुस था। मीर हाँ, तक़ी मीर की जो कुल्लियात हैं आपकी माशाल्लाह, तो वो मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों का वो एक पसंदीदा मौज़ू हो सकता है कि मीर पे बात की जाए। तो हाँ, आपने जो मीर पे ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की किताब लिखी है तो इस तरह शुरू करेंगे कि जैसे मीर ने खुद कहा कि मुस्तनिद है मेरा फ़रमाया हुआ, तो उनका कहा हुआ ये जुमला अपनी जगह मुस्तनिद है। तो मैं एक दफ़ा मुझे ख़्याल आया कि मैं इंटरव्यू कर रही थी बहुत साल पहले गोपी चंद नारायण साहब का, ज़ाहिर है आपको पता है कि जो वो माशाल्लाह वो तो समंदर हैं। तो उनका एक जुमला जो था मीर के हवाले से वो आज तक मेरे ज़हन में जो है, वो हुँ, सब एक तरह से प्रिंट हो गया है कि उन्होंने फ़रमाया कि मीर की क्या बात है? हुँ, मीर की ज़बान तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरह अपनी जगह मुस्तनिद है।
वो जुमला मुझे इतना अच्छा लगा और इतना मतलब और ज़ाहिर है नारंग साहब की तरफ से आ रहा था ये जुमला। तो आप क्या मतलब इस उसमें फरमाएँगे कि मीर तक़ी मीर को आपने क्यों चुना ये इंतख़ाबात उनके, और क्या ये अपनी ज़ाती पसंदीदगी थी या कोई और वजह? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं ना सीढ़ियों वाली, तो वो तो मीर साहब ने खुद कहा, आज़ाद साहब ने भी जी, अपनी किताब में जी। आब-ए-हयात में ये बात लिखी है कि अच्छा, कोई लखनऊ से कोई अमायदीन आए और उनके पास और मुलाकात करना चाहते थे, तो जी, उन्होंने कहा कि हमें कोई शेर सुनाएँ। तो दरवाज़े पे उन्होंने जाके दस्तक दी थी ना, तो हुँ, दरवाज़े से आवाज़ दी। जैसे वो ज़ाहिर है ये सलीका तो नहीं है कि आप दरवाज़े से आवाज़ दे के तो उसे उनका हाल पूछते हैं। ख़ैर उन्होंने बिठाया, उनके लौंडी ने उन्हें बिठाया और रोका, उनके सामने रख दिया। तो मीर साहब आए, तो उन्होंने मिज़ाज पुरसी उनकी की, तो मीर साहब को कहने लगे कि आप कोई शेर सुनाएँ। तो मीर हुँ, साहब ने कहा कि मेरे जो शेर हैं वो आपके काम के नहीं हैं। हुँ, आप क्यों सुनेंगे? उन्होंने असल में नालां हो गए थे और उनको जिस तरह उन्होंने आवाज़ वहाँ से दी थी, तो जी, उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपको ये नहीं सुनाता। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, हुँ, आप क्या, हम तो बड़े-बड़े जो शायर हैं फलाँ-फलाँ जो हैं, जी, खाकानी और अनवरी और इनको का कलाम सुनते हैं और हम आप जो है शेर नहीं सुनाते। उसने कहा यार जो मेरी ज़ुबान है वो जाम मस्जिद की सीढ़ियों पे जो है वहाँ से ली हुई है, तो वो आप फरंगे उठा के उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बुनियादी तौर पे जो नारंग साहब ने रेफरेंस दिया, तो हाँ, वो उसका इस वाक़ये का हवाले से यकीनन, जी। दिया था। वो ज़बान अच्छा, के तो हवाले कोई से भी अपनी था, ज़ुबान दिल्ली के की बारे में। ज़बान, देखिए टकसाली। ये जो खुदाए सुखन हैं मीर जी, साहब, इनकी जी, ज़ुबान जो बुनियादी तौर पे अब जिस ज़माने में ये लिख रहे थे, ये ज़ुबान भी बना रहे थे। सही। गालिब के पास ये था कि गालिब के तक आते-आते ज़ुबान बन चुकी थी उर्दू ज़ुबान, और वो उसके अंदर से जो उसकी जितनी भी इम्कानात थे, हुँ, गालिब ने वो बरूए कार लाए। जी, और व्हेयरएज़ जबकि जो मीर साहब थे, इन्हें ज़ुबान बनाना पड़ रही थी, साथ ही ज़ुबान बना रहे थे। और आप ये हुँ, देखें कि बहुत सारे, मैं इसके आखिर में एक फरहंग दी है, जी, जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है, और स्पेशली वो अल्फाज जो जो मुहावरे जो फारसी के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनको उन्होंने उर्दू में मुंतकिल करके शेर का हिस्सा बनाया, और इस तरह बनाया है कि महसूस ही नहीं होता था कि ये किसी और जुबान से जी, इधर आए थे। तो वो बुनियादी तौर पे वो इस तरह जुबान बना रहे थे कि उन्होंने वो मुख्तलिफ भी की है, और आम आदमी की वो गुफ्तगू आम आदमी से कर रहे थे, लेकिन वो उसके लिए मानी जो है वो खास आदमी के लिए। और तो वो उनकी ये कितनी बुनियादी जो सिंपल, चीज़ है, जी, सिंपल, और जो कहते हैं ना कि वो सादगी और पुरकारी वाली बात। तो तो जो सिंपल ये तो तरीन जो ज़ुबान वाली बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक जी, नहीं कि मीर साहब ने इस पे आप देखिए, इसके इब्तिदाइये में मैंने कोशिश की है कि वो मिसालें दूँ कि कैसे उन्होंने उस वक़्त ज़ुबान को बनाया और सँवारा, और फिर उन्होंने मकामी जो मुहावरा है, हुँ, जो उस वक़्त आम आदमी बोल रहा था, उस मुहावरे को भी हिस्सा बनाया। न सिर्फ़ फ़ारसी की जो मुहावरे थे उनको उर्दू का हिस्सा बनाया, बल्कि आम आदमी की जो गुफ्तगू थी, आम आदमी के जो उस इलाके के जो अल्फ़ाज़ थे, उनको भी शेर के अंदर उन्होंने उसे इस किया। और मैंने ये एक जुमला इसके बिल्कुल आगाज़ में इब्तिदाई कि आप देखें इसके टाइटल के ऊपर लिखा कि खुदाए सुख़न मीर तकी मीर को पढ़ना फ़ितरत जी, इंसानी की लतीफ़ तरीन परतों तक रसाई का अमल है। तो सही, बुनियादी तौर पे ये काम मीर साहब ने किया कि इंसानी फ़ितरत की जितनी जहतें हो सकती थी और हुँ, उसकी जितनी लतीफ़ तरीन सतहें हो सकती थी, उन्होंने उन्हें शेर के ज़रिए बयान किया। और ये कुछ छोटा-मोटा काम नहीं है। मैं मीर साहब को जब बहुत पहले से पढ़ना शुरू हो गया, और जब भी मैं पढ़ता था तो मैं निशान लगाता जाता कि ये चीज़ें मुंतखब करूँगा। जी, लेकिन ये जो अमल है, ये कोरोना वाला ये जो पीरियड हुआ, घर में महबूस होके रह गए। तो जी, उस अरसे में मैंने फिर जितने भी मीर पे इससे पहले कोई इंतखाब हुए थे, वो रख लिए सामने और देखा कि यार ये कैसा-कैसा काम है लोगों ने किया है। और मुझे ये महसूस हुआ कि तकरीबन 70 से 80% का काम तकरीबन एक जैसी गज़लों तक लोग पहुँचे। फिर राइट, मैंने ये देखा कि जो शमसेरवान फारूकी साहब ने शेर शोरंगेज़ जो 4 जिल्दों में की थी, जी, तो वो उसे पढ़ा,
तो उसे पढ़ने के बाद मुझे महसूस ये हुआ कि ये एक इंतखाब हम कर सकते हैं, और उसमें ये जो बड़े ज़हन हैं हमारे, हसन अस्करी साहब हैं, और उन्होंने इससे पहले एक इंतखाब किया था, साकी में जो छपा था एक अलग से, और फिर इसके अलावा ये जो फारूकी साहब ने बहुत सारे अशार को उसकी तशरीह के लिए इस्तेमाल किया, अगरचे वो उन्होंने गज़ल का इंतखाब नहीं किया, उसमें से कुछ बीच-बीच में से अशार मुंतखब करके, या एक शेर उन्होंने पहली ले लिया दीवान से, और दूसरा मुमकिन है कि उन्होंने छठे दीवान से लिया हो, इस तरह उन्होंने किया था। लेकिन मैंने ये किया कि जो भी अशार इस तरह तवज्जो खींचते रहे हैं हमारे इन बड़े लोगों के, और वो सिर्फ अपने, यानी आप जो कह लें नज़र पे यकीन, उस पे एतकाद नहीं किया, बल्कि वो भी देखा कि इससे पहले लोगों ने किस तरफ तवज्जो की है, तो उस सारे उन चीज़ों को निशानज़द करने के बाद मुंतखब किया। तो ये कोई 502 गज़लें हैं जो जी। इस इंतखाब का हिस्सा हुई हैं, और इस तरह आप ये देखें कि लगभग 4212 अशार बनते हैं जी। जो हमने इसमें इंतखाब जी, किया, और सिर्फ ये माशाल्लाह इंतखाब नहीं बहुत, है, इसके ऊपर बहुत ही पूरा एक कमेंट्री है शुरू में, पूरा मुफस्सल जी। इसका और दिबाचा है देखिए जो। बहुत ही अहम काम है, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि इतना सारा कुछ समेटना और इतने अहम शायर का, इतने हाँ, मतलब समझे कि मैं तो समझती हूँ उर्दू के बहुत ही लाडले शायर हैं मीर अल्लाह तक़ी। यानी कि स्टूडेंट लाइफ में भी हमने देखा कि बेइंतहा पसंद उनके छोटे-छोटे सादा से अशआर जो है वो हर एक की ज़बान पे होते थे। तो गालिब अपनी जगह, लेकिन हाँ, गालिब ने तो खुद कहा कि रेख्ती वाला जो है कि रेख्ती में तुम हाँ, उस्ताद नहीं हो, गालिब बिल्कुल सही है, सही। नहीं, कहते इनको हैं। तो मीर साहब को तो आप देखिए, बहुत सारे जो हर ऐद के शायरों ने जी, वो खराज तहसीन पेश किया है, जी, और उन्हें माना है, उस्ताद अपना माना है। तो इसमें इसमें कोई कोई शक शक नहीं कि उन्होंने जो रास्ते सुझा दिए हैं गज़ल गो को, शेर फ़हमी के जो तरीके या सलीके, या शेर कहने के जो सलीके हैं, वो सिखा हुँ, दिए हैं। वो जी। ऐसे हैं कि आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, और आने वाले ज़मानों तक करते रहेंगे। और तो वो ये तो है। एक उनका एक मिसरा भी, यानी कि उनके मिसरे समझिए कि मुहावरे बन गए। जी, शेर, जी। पूरा शेर ना भी पढ़ें तो एक मिसरा अगर कह दें तो फ़ौरन खट से पता चल जाता है मीर का शेर है। हुँ, 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 हुँ। तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हैं, और अब जब ये बात छिड़ गई है तो गुफ्तगू जो है वो इटसेल्फ मेरे ख़्याल में मतक़ाज़ी है कि एक और प्रोग्राम की। क्योंकि ये जो मीर का सिलसिला है ना, ये तो बहुत ही लंबा सिलसिला है। हाँ, तो मेरी बल्कि ख़्वाहिश रहेगी कि आइंदा भी आपके साथ एक ऐसी हमारी नशिस्त रहे कि हम सिर्फ़ खुदाए सुख़न मीर तक़ी मीर की बातें करें, और क्योंकि ये ऐसा छिड़ने वाला वो है कि वो सितार की तरह छिड़ता चला जाएगा सिलसिला। हाँ, हाँ। तो आप और कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, एक तो मैं बस आपका शुक्रिया बहुत अदा करना है कि इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने मौज़ूआत छेड़े, और वो गुफ्तगू खुद ब खुद होती नहीं, चली गई, हमें भी और अच्छी बहुत नशिस्त अच्छा रही। लगा। ये अ, बड़ा मैं ये समझता हूँ कि जब से हमारे यहाँ जी, अफ़राद उठने शुरू हुए, मसलन आसिफ़ फ़ारूक़ी थे, यहाँ पे मंशा याद थे, यहाँ पे रशीद अमजद थे, हुँ, मसूद मुफ्ती थे यहाँ, इसी तरह इंतज़ार साहब थे लाहौर में। ये लोग थे वो जिनके साथ मुकालमा हो जाता था तो आदमी अंदर से भर जाता था, मुख्तलिफ़ बिल्कुल, मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो जाती थी। बहुत अब ही गुफ्तगू सेहतमंदाना अदब एक के ऊपर अच्छी माहौल बन गुफ्तगू गया है। का मौके बहुत कम निकलते हैं, और इस तरह जिस तरह का आपने मौका दिया, तो आपने तो ऐसे-ऐसे सवाल बना के रखे हुए थे नहीं, ये कि मेरे खामख़ा लिए उन बहुत मौज़ूआत पे हुआ, तो मैंने खुद हमेशा बहुत कुछ हासिल जी। किया। बहुत हमेशा कुछ आप हासिल यकीन किया, करिए फिर ये आपसे मेरे लिए बहुत। बहुत तवानाई का बायस है कि आप जैसे लोगों से गुफ्तगू का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि इंसान तो हर उम्र के हर उसमें हर दौर में एक तालिब इल्म ही रहता है, तो बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। तो माशाल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही आपसे, लेकिन फिर भी तिश्नगी बाकी है, इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह। आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी से वादा करना पड़ेगा कि मीर के ऊपर हमारा एक अलग प्रोग्राम जो जी, है ज़रूर, ज़रूर, ड्यू क्यों नहीं। है, और इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे। आपका मैंने बहुत सारा टाइम लिया है, नहीं, बहुत लेकिन शुक्रिया बहुत अच्छा आपका, लगा। और जी, आपके सब जो आपके वाशिंगटन डीसी के
जितने भी आपके अदब दोस्त हैं वहाँ पे, उन सबको मेरा शुक्रिया और उन तक सलाम पहुँचे। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो बैरूने मालिक बैठे हुई हैं और वहाँ आपने उर्दू की बस्तियाँ बसाई हुई हैं, ये भी बड़ा काम है। इस तरह एक ये बस दुआओं काम की तालिब रहते हैं, अपना एक सफ़र है वो चलता चला जा रहा है कि बकौल फराज साहब के कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाओ। चलाते जाए। तो बस इसी में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आपसे फिर मुलाकात रहेगी। और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी की जानिब से, चैनल I-95 की जानिब से मैं आपका बहुत फिर शुक्रिया अदा करूँगी बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।